हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो इसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, लगभग हम लोग 60-65 क्वेश्चन कवर करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, ये 65 क्वेश्चन हैं। तो जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अलग-अलग एग्ज़ामों में अभी तक पूछे गए हैं, उसको आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। इसको हम लोग 2 फेज़ में कवर करेंगे, एक तो है कंपनी का शासन और दूसरा है ताज का शासन। इन 2 फेज़ में इसको पूरा कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 है, ठीक है? ये टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट 1 है। उसके बाद पार्ट 2 है जिसमें हम लोग पार्ट 1 में कंपनी का शासन यानी 1773 से 1858 के मध्य पढ़ेंगे। उसके बाद भाग 2 में 1858 से 1947 के मध्य का अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया गया और इस प्रकार भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? ठीक है, यानी जो गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनको अब बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इससे पहले 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो उसमें से जो बंगाल के गवर्नर थे, उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। किस अधिनियम में? तो ऑप्शन ए है पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। इसका तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में स्थापित किए गए सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के अलावा और कितने न्यायाधीश हुआ करते थे? तो इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुआ करते थे और उनके अलावा और कितने न्यायाधीश हुआ करते थे, इसका क्वेश्चन है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी एक तथ्य को बता रहा है, ठीक है? एक फैक्चुअल जानकारी दे रहे हैं, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ते जाना है। तो ऑप्शन ए है 2, बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर है 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट थी जब 1773 के उस समय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने से प्रतिबंध किया गया था? तो ऑप्शन ए है पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी है रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1793 और ऑप्शन डी है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो इसका सही आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत जो कंपनी के कर्मचारी हुआ करते थे, उनको निजी व्यापार, ठीक है, भारतीयों से उपहार लेना, साथ ही रिश्वत लेने जैसे कार्यों के लिए प्रतिबंध स्थापित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित प्रशासनिक संरचना में बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को किसके अधीन कर दिया गया था? ठीक है, तो यानी जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर हुआ करते थे, उनको इनमें से किनके अधीन कर दिया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ऑप्शन सी बंगाल के गवर्नर जनरल, ऑप्शन डी बंगाल के गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी है भारत के गवर्नर जनरल। तो इनमें इनमें से किनके अधीन कर दिया गया था इन दोनों प्रेसिडेंसियों, यानी जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर हुआ करते थे उनको? तो इसका सही आंसर है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन इनको कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करके पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1793 का, उसके बाद संशोधनात्मक अधिनियम 1781, ऑप्शन सी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1813। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी संशोधनात्मक अधिनियम 1781। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत में दोहरे शासन की व्यवस्था स्थापित की, यानी द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट और ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
तो इसका सही आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों का प्रबंधन कौन करता था? ठीक है, 1773 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों का प्रबंधन किनके हाथों सौंप दिया गया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, गवर्नर जनरल की परिषद और बंगाल के गवर्नर जनरल। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए कौन सा निकाय बनाया गया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सुप्रीम काउंसिल और भारतीय विधान परिषद। तो अभी हमने देखा प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या काम करते थे? व्यापारिक मामलों का प्रबंधन करते थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करते थे? राजनीतिक मामलों से संबंधित मामलों का प्रबंधन करते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम ने पहली बार किस अधिनियम में पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को भारत में ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा गया? यानी अभी तक जो भारतीय क्षेत्र में जो कंपनी के अधीन क्षेत्र हुआ करती थी वो कंपनी के अधीन के क्षेत्र कहलाते थे, लेकिन कौन से अधिनियम है जिसके तहत कंपनी ये क्षेत्र जो भारत की कंपनी क्षेत्र थी उन्हें ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया था? तो इसका ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को कुछ विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने और ओवरराइड करने का अधिकार दिया गया? ठीक है, तो ऑप्शन ए है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो इसका जो सही आंसर है 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि चार्टर एक्ट हर बार 20 वर्ष के पश्चात ही लाया जाता था। हालांकि इसमें संशोधनकारी कुछ एक्ट बीच में लाए जाते थे लेकिन उन्हें चार्टर नहीं कहा जाता था। जैसे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके बाद 1793 में चार्टर एक्ट आया, उसके बाद 1813 में चार्टर एक्ट आया, उसके बाद 1833, फिर 1853। इस तरह से चार्टर एक्ट हर 20-20 साल के अंतराल में आया है। चलिए फिर आगे की क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया? तो वो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में व्यापार का एकाधिकार हुआ करता था उसे समाप्त कर दिया गया? तो इसका ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। तो इसका जो सही आंसर है वो है चार्टर एक्ट 1813। इसके तहत कंपनी के जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। किन किन चीज़ों को छोड़कर? चाय और जो चीन के साथ व्यापार था उसको छोड़ करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1813 के प्रावधान के तहत कंपनी का एकाधिकार किन दो क्षेत्रों में बना रहा? अभी मैंने आपको इसको पहले ही बता दिया था कौन कौन क्षेत्र था। तो चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार है वो इन दोनों क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्र पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज यानी क्राउन की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया? यानी भारतीय जो क्षेत्र हुआ करते हैं तो उसे अब ब्रिटिश यानी ताज का शासन है किस एक्ट के तहत कहा गया? तो ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट, बी है पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही आंसर है 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम ने भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? यानी ऐसा एक्ट था जिसमें भारत में शिक्षा के लिए
प्रति वर्ष कितना 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो कौन सा एक्ट है? चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईसाई मिशनरियों को धार्मिक प्रचार की अनुमति किस अधिनियम द्वारा दी गई? यदि आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की क्लास यानी जो पुस्तकें हैं वो अच्छी से पढ़ी हैं, अच्छे से पढ़ी होगी, तो आपको ये सारी क्वेश्चन सरल लगेंगी और आसानी से इसका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए फिर ऑप्शन देखते हैं कि भारत में ईसाई मिशनरियों को धार्मिक प्रसार करने की अनुमति किस अधिनियम द्वारा दी गई? ऑप्शन ए है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1853। तो इसमें से कौन सा अधिनियम है जिसके तहत ये अनुमति ईसाई मिशनरियों को दी गई? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 1813 का चार्टर एक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? यानी जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे 1773 में, उसे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 में। अब यहाँ क्या गया, किस अधिनियम द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ऑप्शन ये है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1853 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1833 का चार्टर एक्ट, यानी ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, ये हुआ करते थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल। इसके पहले वारेन हेस्टिंग हुआ करते थे, वे बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ हमें पूछा है कि कौन सा कथन क्या है, गलत हो। तो इसमें ऑप्शन ए है, इसमें बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियों को छीन लिया गया है। ठीक, ये ऑप्शन क्या है, सही है कि गलत है? तो हमसे गलत ऑप्शन पूछा है, तो ये तो सही ऑप्शन है। ठीक है, 1833 के तहत यही प्रावधान किया गया था। इसके बाद ऑप्शन बी है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय और चीन के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो क्या इसमें चीन के साथ व्यापार और कंपनी के जो चाय के व्यापार हुआ करते थे उसके एकाधिकार को इसके तहत समाप्त कर दिया गया था? तो ए बी ऑप्शन सही है। उसके बाद है, इनमें गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधायी सदस्य को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सी भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट को ऑप्शन है डी, इनमें सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी सही है, क्योंकि जो ऑप्शन ए है, बी है और सी है, ये सभी 1853 के जो एक्ट था उसमें प्रावधान किया गया था। लेकिन ये जो डी वाला है ये प्रावधान नहीं किया गया था, इसलिए 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा पहली बार कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया? ठीक है, तो इससे पहले विधि सदस्य शामिल नहीं किए जाते थे। तो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है रेगुलेटिंग एक्ट 1813, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1837, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1853। तो यहाँ तो आंसर दे दिया है चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा नियुक्त पहले विधि सदस्य कौन थे?
तो जो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा इसके तहत विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी, तो वे विधि सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, टीबी मैकाले, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग, उसके बाद सर जॉन शोर और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टीबी मैकाले। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से किस निकाय से परिवर्तित कर दिया? ठीक है, तो जो कंपनी था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको पूर्ण रूप से कौन से निकाय बनाकर कौन से निकाय में चेंज कर दिया, यानी परिवर्तित कर दिया? ऑप्शन ए है एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में, ऑप्शन बी है व्यापारिक निकाय, ऑप्शन सी है प्रशासनिक निकाय और ऑप्शन डी है विधायी निकाय के रूप में। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है? तो सही आंसर है प्रशासनिक निकाय के रूप में। केवल प्रशासनिक व्यवस्था ही अब ईस्ट इंडिया कंपनी संभालती थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया? यानी गवर्नर जनरल के जो परिषद हुआ करते थे, उसके जो विधायी कार्य हैं और जो कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव कार्य थे, वो एक हुआ करते थे। तो कौन-सा अधिनियम है, ठीक है, उसके तहत इसको अलग किया गया, ठीक है, इनको 2 रूप में अलग किया गया। तो ऑप्शन ये है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1853 और या ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसका जो सही आंसर है चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली वास्तव में शुरू की गई? तो एक्चुअल में किस समय, ठीक है, किस अधिनियम में जो सिविल सेवक थे, उसके लिए खुली प्रतियोगी जो प्रणाली हुआ करती थी, परीक्षा प्रणाली, उसकी शुरुआत की गई? तो ऑप्शन ये है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका जो सही आंसर है चार्टर एक्ट 1853। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगी परीक्षा संबंधित किस समिति का गठन किया गया था? तो कौन सी समिति थी जिसके तहत जो सिविल सेवक हुआ करते थे, उनके लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन ए है सैडलर आयोग, ऑप्शन बी है ली आयोग, ऑप्शन सी है मैकाले समिति और ऑप्शन डी है हंटर आयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है मैकाले समिति, यानी ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 द्वारा स्थापित विधान परिषद को किस भाग से जाना जाता है? ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? सॉरी चाहूँगा, परिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन ए है भारत परिषद, ऑप्शन बी है विधानसभा, ऑप्शन सी है मिनी पार्लियामेंट या ऑप्शन डी है शाही परिषद। तो इसका जो सही आंसर है वो है मिनी पार्लियामेंट, यानी ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किस चार्टर एक्ट अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया? ये स्थानीय प्रतिनिधि यानी भारतीय को शामिल किया गया, ठीक है, किस चार्टर एक्ट के तहत? तो इसका आंसर है, इसका ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। इसके अलावा ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसका जो सही आंसर है वो है चार्टर एक्ट 1853 के तहत पहली बार स्थानीय प्रतिनिधि को किसमें, गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1853 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में शामिल होने वाले 4 स्थानीय प्रतिनिधियों में से कौन सा प्रेसिडेंसी प्रांत नहीं था? तो इनमें से कौन सा प्रेसिडेंसी या प्रांत नहीं था जो केंद्रीय विधान परिषद में शामिल हुआ था? क्या पूछा है, शामिल नहीं हुआ था, वो प्रेसिडेंसी या प्रांत हमें बताना है। ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है बॉम्बे, ऑप्शन डी है पंजाब। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी पंजाब को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल नहीं किया गया था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने पहली बार एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की अनुमति दी जो बंगाल के प्रशासन की जिम्मेदारी संभालेगा? ठीक है, तो अलग से गवर्नर की नियुक्ति दी जो बंगाल का प्रशासन संभालेगा। ठीक है, तो कौन सा ये अधिनियम है? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1833, है चार्टर एक्ट 1853 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका जो सही आंसर है वो है चार्टर एक्ट 1853। इसके तहत बंगाल के जो प्रशासन था उसको संभालने के लिए अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 से 1853 के बीच पारित किए गए चार्टर अधिनियमों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था 73 से लेकर 53 के मध्य जो चार्टर एक्ट पारित किए जाते थे उनका? तो इनका ऑप्शन ए है भारत में पूर्णकालीन लोकतंत्र शासन स्थापित करना, ऑप्शन बी है भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में कदम उठाना, ऑप्शन सी है ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन जारी रखने के लिए प्राधिकृत करना, ऑप्शन डी है वायसराय को अधिक शक्ति प्रदान करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी रखने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन को जारी रखने के लिए क्या करना? प्राधिकृत करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, 1853 का चार्टर अधिनियम पिछले चार्टर अधिनियम से किस प्रकार भिन्न था? ठीक है, यानी जो 1833 में जो चार्टर एक्ट पारित किया गया था उससे किस प्रकार से अलग है? तो इसमें मतलब किस प्रकार का प्रावधान किया गया है 1853 के चार्टर एक्ट में, ये पूछा गया है। तो इसमें कंपनी के शासन की अवधि 20 वर्षों के लिए निश्चित किया गया। इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसमें कंपनी के शासन की अवधि को निश्चित किया गया और ब्रिटिश संसद को किसी समय इसे समाप्त करने का अधिकार दिया गया। साथ ही ऑप्शन डी है, इसमें पहली बार केंद्र में द्विसदनीयता की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये ऑप्शन थे। इसमें सही आंसर है, इसमें कंपनी की शासन की अवधि को निश्चित नहीं किया गया और ब्रिटिश संसद को किसी भी समय इसे समाप्त करने का अधिकार दिया गया। यानी 1853 के जो चार्टर एक्ट थे उसमें यह प्रावधान किया गया कि जो ब्रिटिश संसद हुआ करती थी वो कंपनी का शासन किसी भी समय भारत से समाप्त कर सकती है और अपने हाथों में इसका शासन ले सकती है।